आइन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भारत का जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर है ये आने वाले समय में एक टैक्टिकल बॉम्बर बनने वाला है। क्या भारत टेडबीएफ को एक टैक्टिकल बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में विचार कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, पुराने समय में हमने देखा कि जब भी युद्ध होते थे तो उनमें बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट का एक बहुत अहम योगदान होता था। और इनफैक्ट अभी भी दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो डेडिकेटेड बॉम्बर्स को इस्तेमाल करते हैं। बॉम्बर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक टैक्टिकल बॉम्बर होते हैं और दूसरे होते हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। टैक्टिकल बॉम्बर्स उनको कहते हैं जो कि कम दूरी तक अटैक करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि 500, 600 या 700 किलोमीटर की दूरी तक अटैक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल लंबी दूरी के जो मिशंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। अब इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूदा समय में कोई डेडिकेटेड बॉम्बर तो नहीं है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स फाइटर बॉम्बर्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन वर्ष 2035 तक इंडियन एयरफोर्स में जो जैगवार की फ्लीट है वो रिटायर हो जाएगी, जिसके बाद से इंडियन एयरफोर्स के पास टैक्टिकल बॉम्बर के ऑप्शन के तौर पर मिराज 2000 की ही फ्लीट रहेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो भी शायद हमें 2035 के बाद देखने को ना मिले, यानी कि 2035 के ख़त्म होते होते शायद इंडियन एयरफोर्स के पास कोई भी डेडिकेटेड बॉम्बर एयरक्राफ्ट ना रहे और इंडियन एयरफोर्स को अपनी सारी रिक्वायरमेंट अपने जो मल्टी रोल फाइटर्स हैं इनसे ही पूरी करनी पड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें या इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो 2010 में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने एक प्रपोजल सबमिट किया गया था, जहां पर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने डिफेंस मिनिस्ट्री से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी थी कि उनके पास खुद की एक मिनी एयरफोर्स होनी चाहिए, जिसमें जो 2 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं उनको वो इस्तेमाल करने के लिए वहां पर इच्छुक थे। और इन दोनों जो फाइटर स्क्वाड्रन्स का इस्तेमाल था वो न्यूक्लियर वॉरेट्स को डिप्लॉय करने के लिए वो करना चाहते थे। या अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो वह टैक्टिकल बॉम्बर्स की 2 स्क्वाड्रन्स को लेकर के जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो इंटरेस्टेड थी, और इसी को लेकर के उन्होंने जो प्रपोज़ल था वो डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा था। लेकिन इस पर कोई खास निर्णय नहीं लिया गया। उस समय अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का कहना था कि उन्हें ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश है जिसकी रेंज अच्छी हो और जो अच्छे खासे पेलोड को कैरी करने में सक्षम हो, ताकि जो लॉन्ग रन मिशंस हैं उनको आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सके। और उस समय उनकी नज़र में सबसे बेहतरीन जो एयरक्राफ्ट था, यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की नज़र में जो सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट था वो था इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये इकलौता उस समय इंडियन एयरफोर्स में फाइटर था जिसके पास अच्छी खासी रेंज थी और ये एक मैसिव पेलोड को कैरी करने में सक्षम था। और कुछ समय तक ये बात चलती रही और ये माना जाने लगा कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड अब इसी को लेकर के आगे बढ़ेगी। लेकिन समय बीतता गया और बाद में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को ये समझ में आया कि सुखोई 30 MKI एक बेहतरीन फाइटर तो है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका एक बड़ा जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वह आज के मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है। क्योंकि अगर कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस की बात की जाए तो ये बड़े रेडार क्रॉस सेक्शन का इसको नुकसान उठाना पड़ सकता था, और यही कारण है कि शायद इसको लेकर के वो आगे नहीं बढ़ पाए और जो टैक्टिकल फाइटर की रिक्वायरमेंट है वो आज भी बनी हुई है। तो यहाँ पर टेडबीएफ को लेकर के इतना ज़्यादा बात क्यों हो रही है, ये इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर बेसिकली इंडियन नेवी के लिए विकसित किया जा रहा है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि ये दूसरे 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 26.5 टन वजनी है और इतना मैसिव होने के अलावा इसका जो फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम है, यानी ये एक सेमी स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, जो कि बनाया तो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके जा रहा है, लेकिन ये न सिर्फ इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेगा बल्कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ये फुलफिल करता है। एक बड़ा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी इसके रेडार क्रॉस सेक्शन दूसरे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी कम है, और क्योंकि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाना है, यानी कि ये काफ़ी लो एल्टीट्यूड पर भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा, यानी कि ये हर प्रकार के जो एनिमी के एनवायरनमेंट है उनमें रेडार्स को अवॉइड करने में सक्षम होगा और बिना डिटेक्ट हुए ये हर प्रकार के जो मिशंस हैं उनको एग्जीक्यूट भी कर सकेगा। ये ना सिर्फ एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा बल्कि ये इतना बड़ा है कि ये हर प्रकार के मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकेगा।
इसमें कैनार्ड्स भी दी गई हैं, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो लो स्पीड मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। और जब ये एयरक्राफ्ट के छोटे डेक से ऑपरेट किया जा सकेगा तो इसका मतलब ये है कि इसे स्मॉल जो एयरफील्ड्स हैं वहाँ से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। और यही सारी स्पेसिफिकेशंस इस समय स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में हमें टेडबीएफ के जो मॉडिफाइड वेरिएंट हैं वो इस प्रकार के मिशंस में देखने को मिल सकते हैं। टेडबीएफ को मॉडिफाई करके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी ऑपरेट किए जाने की बात की जा रही थी, जिसको हम ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अर्थात ऑर्का के नाम पर जानने वाले हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आईएएफ ऑर्का को लेकर के जाएगी आगे कि नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि ऑर्का एक प्रॉमिसिंग एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 और एमका को लेकर के प्रतिबद्ध है, जिसमें से 7 स्क्वाड्रन एमका और 10 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 की इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ली जाएंगी। लेकिन अगर टेडबीएफ का मॉडिफाइड वेरिएंट सामने आता है तो संभावना ये भी है कि शायद आने वाले भविष्य में हमें ये एयरक्राफ्ट देखने को मिले जो कि टैक्टिकल बॉम्बर का काम करेंगे, क्योंकि ये मैसिव पेलोड को लॉन्ग रेंज तक ले जाने में सक्षम है। और यही सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की रिक्वायरमेंट का भी एक अहम हिस्सा है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।